क्या लॉकडाउन 4 से होगा कोरोना पर आखिरी वार? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि खबर आ रही है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कि लॉकडाउन 4 14 दिन का हो सकता है। आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और अगर 14 दिन का देर में लॉकडाउन 4 के नए नियमों और दिशा निर्देशों का ऐलान हो सकता है। अटकल और कयासों के इस दौर में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन 4 से होगा कोरोना पर आखिरी वार? पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। ये इस वक्त की अहम खबर। आपको बता दें, लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और ऐसे में इस बार भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4 तो होगा ही, लेकिन ये नए रंग रूप वाला लॉकडाउन होगा। और इस सबके बीच दिशा निर्देश क्या होंगे केंद्र की तरफ से लॉकडाउन 4 के मद्देनजर? क्या रियायतें होंगी और कहां पर सख्ती जारी रह सकती है? ये सब कुछ साफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या ये आखिरी बार होगा कोरोना पर? लॉकडाउन 4 क्या आखिरी बार होगा? लॉकडाउन 3 तक हम कहां पहुंचे? क्या देश अब तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को, उस बात को भी याद करना होगा जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अब इसी के साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लॉकडाउन 4 क्या कोरोना पर आखिरी बार होगा? आपसे थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि रियायतें क्या होंगी, कितनी छूट मिलती है, क्या सख्ती रहती है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, पूरे देश में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन 4। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली से अमित हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारे साथ अभिषेक। अमित, सबसे पहले आपके पास ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में 31 मई तक यानी 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन, लेकिन तस्वीर आधिकारिक तौर पर कब तक साफ हो सकती है? देखिए, अब से कुछ ही देर में आधिकारिक घोषणा यहाँ पर होगी और तब लॉकडाउन पार्ट 4 किस तरीके का होगा, क्या क्या उसमें रियायतें दी जाएंगी, आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो हमें यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मिली है और कुछ राज्यों ने 31 मई तक अपनी ओर से लॉकडाउन बढ़ाया है, तो यहाँ पर हमें ये जानकारी मिली कि ये 31 मई तक ही बढ़ाया जा सकता है। और पूरी क्या प्रारूप होगा, किस तरीके के उद्योगों को उसमें राहत दी जाएगी और नए रंग उसके क्या होंगे, ये थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से यहाँ पर ये साफ हो जाएगा। जी अभिषेक, महाराष्ट्र में पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में क्या अभी केंद्र की गाइडलाइन का वहां पर भी सरकार इंतजार कर रही है या अपने तरफ से भी कुछ जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से की गई हैं? रोड मैप तैयार किया गया है कि कहां पर सख्ती को जारी रखा जाएगा और कहां पर सरकार की तरफ से रियायत दी जा सकती है? देखिए, राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 के दौरान रोड मैप तैयार किया था, उसी को लॉकडाउन 4 के दौरान कंटिन्यू करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि 31 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। उसमें हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ज़्यादा रियायतें दे सकती है। यानी जो अब तक लॉकडाउन 3 तक केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण था, लेकिन अब चूंकि आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा रही है, उसको देखते हुए राज्य सरकारों को इसमें ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में खास करके ग्रीन जोन जो है वहाँ पर पूरी तरीके से इंडस्ट्री शुरू करने का प्लानिंग जो पहले से चल रहा था। अभी तक 40,000 इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी हैं, उनको कंटिन्यू किया जाएगा और ज़्यादा इंडस्ट्री शुरू हो, इसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि महाराष्ट्र ने एक टास्क फोर्स गठित किया है जो विदेशों से जो FDI फंड्स आते हैं उनको महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी कोशिश होगी। लेकिन राज्य सरकारों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, उसके लिए अपडेट के लिए आपके और अमित के पास हम आते रहेंगे। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली और कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन अहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली जी, सबसे पहले आपके पास क्या गाइडलाइन होगी? ये अब से थोड़ी देर बाद केंद्र की तरफ से साफ कर दिया जाएगा लॉकडाउन 4 के मद्देनजर। लेकिन अब एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या लॉकडाउन 4 कोरोना पर आखिरी बार होगा? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत हमको डालनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये जो लॉकडाउन 4 होगा वो नए रंग रूप वाला होगा। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर आप याद करेंगे, हर बार जब देश को संबोधित किया है या मुख्यमंत्रियों से 5 बार उनकी बातचीत हुई है और आदान प्रदान हुए विचारों का, उसमें कई चीजें स्पष्ट। लॉकडाउन 1 था तुरंत एक इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि कोरोना का एक दहशत इतनी जल्दी आ रहा था, एक चिंता हो गई कि ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों में नलिन जी आएंगे आपके पास। नलिन जी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता वो कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। ये जो गरीब मजदूर हैं, ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो
दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने मूल राज्य से, अपने गांव से शहरों में आते हैं। ये हमारे देश के असली बिल्डर्स हैं, निर्माता हैं। दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। आज यही प्रवासी मजदूर हैं जो देश के कोने कोने में जाकर अपना खून पसीना एक कर कर इस भारत की नींव रखते हैं, हमारे देश को बनाते हैं, देश को खड़ा करते हैं। और आज उनकी जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़े स्पष्ट शब्दों में 4 सवाल भारतीय जनता पार्टी से हम नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, वो प्रवासी मजदूर, वो श्रमिक आज भारतीय जनता पार्टी से 4 सवाल पूछना चाहते हैं। आज मजदूर बेचैन हैं, परेशान हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं। उनकी आजीविका, उनकी आमदनी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी पर एक प्रकार का पूर्ण विराम लग गया है और वो बेचैन है, अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के पास जाना चाहते हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी से 4 सवाल पूछना चाहते हैं। वो औरत जो पिछले 3 दिनों से लगातार चलती जा रही है, सामान ढोए चलती जा रही है अपने गांव की ओर, क्योंकि उनके लिए ना बस का इंतज़ाम है, ना ट्रेन का इंतज़ाम है। वो गरीब औरत, वो मजदूर जिसकी जेब में पैसा नहीं, जो चलती जा रही है, उसके पाँव में हुए छाले आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि क्या हम मानव नहीं हैं। आज वो व्यक्ति जो बीते 7 दिनों में 325 किलोमीटर चल चुका है, अपने मूल राज्य की ओर चला जा रहा है, अपने 6 साल के बेटे को अपने कंधे पे बिठाए, उसके थके हुए कंधे आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। आज वो 6 साल का बच्चा जो चल चल के थक गया और अपनी माँ के सूटकेस पर सो गया, उसकी आंख लग गई। वो 6 साल का बच्चा जो थक टूट कर अपनी माँ के घिसटते हुए सूटकेस पर सो गया, आज उस 6 साल के बच्चे की नींद से भरी आंखें भारतीय जनता पार्टी से पूछती हैं कि मेरा अपराध क्या है। आज वो श्रमिक जो महानगरों में आया था अपने रोजगार के लिए, आज जब वो श्रमिक हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए चला जा रहा है, उसका इस धूप में चल चल कर गला सूख गया है। उस श्रमिक का सूखा हुआ गला आज भारतीय जनता पार्टी से पूछता है कि क्या इस देश में गरीब की जान के कोई मायने ही नहीं है। ये 4 सवाल सीधे तौर पे कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं, बल्कि वो गरीब मजदूर, वो प्रवासी श्रमिक जो आज अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं या सफ़र तय कर रहे हैं, उनकी दिल की आवाज़ है। ये उनके सवाल हैं, ये हमारे सवाल नहीं हैं। क्या इस देश में आज तो ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तरफ से, जिसमें उन्होंने 4 सवाल पूछे और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इन श्रमिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या ये जो दर-दर मजदूर भटक रहे हैं, क्या ये देश के नागरिक नहीं है। आखिर सरकार इनके लिए क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। इन तमाम सवालों के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। तो इस सब के बीच आपको बता दें, बीजेपी मजदूरों पर राजनीति करती है, ये भी राघव चड्ढा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब इन मजदूरों को, बीजेपी को देना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नलिन कोहली जी, आपके पास, क्योंकि ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पर किया गया और कुछ सवाल भी राघव चड्ढा पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने सुना उनको। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के जितने ये कार्यकर्ता हैं जो खड़े हो जाते हैं, इन्होंने देश में गरीबी असली से देखी नहीं है जैसे प्रधानमंत्री जी ने देखी है, और कैसे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। शायद उनको समय नहीं मिला होगा निर्मला जी के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने के लिए, या सोशल मीडिया पे वैसे तो व्यस्त रहते हैं, उनको ये भी नहीं मिलेगी जानकारी। तो ये आम आदमी पार्टी को पहले जवाब देना पड़ेगा कि जो ट्रेन चली हैं
और जो सारी व्यवस्था है वो राज्य तय करते हैं एक दूसरे से। तो उस व्यवस्था में ट्रेन सरकार देती है। बाकी वन नेशन वन राशन कार्ड, 5 किलो जो गेहूं या चावल, साथ में दाल, ये सारी चीजें हैं। तो आम आदमी पार्टी को इस समय राजनीति इसलिए लग रही होगी क्योंकि इनकी प्राथमिकता थी दारू के ठेके खोलना, और दारू के ठेके की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई थी कि देश में कहीं पर भी इतनी भीड़ नहीं देखी और इतनी खराब हालत से लोग वहां उमड़े। तो उसकी अभी तक उनको शायद जी और हम वापस चलिए लौट कुछ जाए, क्योंकि आपका मूल प्रश्न था लॉकडाउन को लेके, जो बीच में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हट गया था। तो आपकी इच्छा है कि मैं उस पर जवाब दूं या इसी पे हम लोग डिबेट अपना करें? हाँ नहीं, आप इस पे भी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन अहिर भी हमारे साथ हैं। सचिन जी, कई तस्वीरें जो अभी जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया, मजदूरों की तस्वीरें या फिर कई जगहों पर अव्यवस्था का माहौल हो, सवाल अब यही उठ रहा है क्योंकि लॉकडाउन 4 का ऐलान तो होगा, 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि रियायतें कितनी होंगी उसका इंतजार बाकी है। लेकिन लॉकडाउन 3 तक हम कहां पहुंचे? क्या अब जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं और क्या ये आखिरी बार होगा अब कोरोना पर लॉकडाउन 4? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी होगा, क्योंकि 500 केसेस थी तभी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था। आज लगभग 90,000 का आंकड़ा छू चुके हैं, चाइना से भी आगे निकल गए। और बंबई में आप हालात देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा बंबई प्रभावित हो गई है, महानगरें प्रभावित हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये लॉकडाउन इतने जल्दी खत्म होगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा ही, और इसको बिल्कुल ही राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर किस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको खोलना है, ताकि जो जीवन आवश्यक जो चीजें हैं, लोग जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो भी साइमल्टेनियसली धीरे धीरे चले। और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि भाई अभी इसी को लेके हमको आगे चलना है जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो उस सारे कदम रखते हुए इसको धीरे धीरे साइमल्टेनियसली शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राज्य का अभी इनकम नहीं है, सब कुछ ठप पड़ा है, सब कुछ लॉकडाउन पड़ा है। राज्य सरकारों के पास भी पैसा नहीं है और केंद्र में जो पैसा जाता था वो भी अभी जा नहीं रहा है, सिर्फ पेट्रोल और अन्य अधिक चीजों से जा रहा है। जी, पर ये तो आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन 4 के आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, फिर आप अर्थव्यवस्था जिस तरीके से हिल गई है उसका भी आप हवाला दे रहे हैं, तो फिर ये दो बातें कैसे? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। अभिषेक हमारे से होगी। अभिषेक, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, हमारे पास जो अपडेट है उसमें ये है कि लॉकडाउन 4 के दौरान महाराष्ट्र के भीतर इंडस्ट्रीज के अलावा कुछ एसेंशियल आइटम के अलावा खास करके ऑरेंज जोन में काफ़ी चीज़ें खुलने की प्लानिंग है। मुंबई, पुणे, नागपुर, मालेगांव, ऐसे 3, 4, 5 जो हॉटस्पॉट हैं कोरोना के, उन जगहों पर फिलहाल किसी भी तरीके की छूट नहीं रहने वाली है। दूसरी तरफ बात करें खासकर ऑरेंज या ग्रीन जोन में, वहां पर काफ़ी हद तक सहूलियतें दी जाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रही है और यही वजह है कि वो अब आगे सरवाइव करने के लिए, आगे लगातार राज्य सरकार काम करने के लिए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में 6 जून से बारिश शुरू होने का अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में राज्य सरकार की कोशिश है कि 31 मई के भीतर करीब ऑरेंज को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मुंबई और पुणे, नागपुर, मालेगांव, ये 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर सरकार को कामयाबी नहीं मिल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी फिलहाल 31 तक रहेगा। उसके आगे भी संभावना रही तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अदर जगह जहाँ पे है वहाँ पर सारी चीजें अर्थव्यवस्था के हिसाब से कुछ शुरू कर रहे हैं। नलिन जी, अब उसी सवाल के साथ, हमने लॉकडाउन 1 देखा, लॉकडाउन 2 देखा, लॉकडाउन 3 और अब लॉकडाउन 4, हालांकि अभी दिशा निर्देशों का इंतजार है, लेकिन क्या हम लॉकडाउन 3 के बाद हम किस स्थिति में आगे बढ़े, और अब जब लॉकडाउन 4 जो कि नए रंग रूप वाला बताया जा रहा है, उसके बाद हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए मैंने कहा है इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार उन्होंने देश को संबोधित किया था, संबोधन उनका था, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्रियों से उनकी जो बातचीत और वार्तालाप और आदान प्रदान रहा है, इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे
पहले थी कि विश्व में ये कहर बहुत जल्दी से आ रही थी, किसी को तैयारी का एक समय नहीं मिल रहा था। तो भारत में लॉकडाउन जब हुआ तो उस प्रोसेस के अंदर में राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर देश के अंदर में तुरंत 10-15 दिन के अंदर में ही 1.5 लाख ऐसे बेड जो है तैयार हो गए थे। वेंटिलेटर्स का एक जायजा हो गया था, पीपीई किट्स का जायजा हुआ और समझ आई कि हमें आगे कहां बढ़ना है। लॉकडाउन 1 और 3 के चलते आज हम लाखों की पीपीई किट रोज बना रहे हैं देश के अंदर, लाखों के N95। तो एक आत्मनिर्भरता आने लगी। राज्य सरकारों को भी एक नियंत्रण पता पड़ गया कि जिस गति से विश्व में जारी थी उस गति पे नहीं जारी भारत में, जो एक अच्छा संकेत है। रिकवरी रेट हाई है और डेथ रेट बहुत लो है। तो इसीलिए एक सेकंड जो प्लानिंग आने लग गई कि अर्थव्यवस्था को चालू करने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। और आप नोट करेंगे इसी में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमें साथ जीना पड़ेगा, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, 2 गज की दूरी, फेस कवर पहनना या मास्क पहनना। और राज्य सरकारों ने भी तय किया, भाई कुछ राज्यों ने कहा भाई हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे आज महाराष्ट्र ने एक्सटेंड किया, पिछली बार पंजाब ने तुरंत कर दिया था, दिल्ली ने तुरंत कर दिया था राष्ट्रीय स्तर से पहले। तो हर राज्य के पास एक अधिकार क्षेत्र भी होता है कि वो अपने एरियाज में कैसे उसको डील करे। लेकिन अब धीरे धीरे हम वहां बढ़ रहे हैं जहां दोनों चीजें होंगी। हमें अपनी व्यवस्था, बीमारी को से बचने के लिए वो कुछ चीजें हैं, और अर्थव्यवस्था को खड़ा करके वापस सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ये राज्य और राज्यों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इसमें फर्क होगा, और वही जो है मुझे लगता है ये नए गाइडलाइंस की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये उसके संकेत दे सकते हैं कि किस हद तक होंगे, कहां तक होंगे, क्या स्वतंत्रता रहेगी राज्यों की तय करने के लिए, क्योंकि राज्यों की इसमें बहुत अहम भूमिका भी है। बिल्कुल, उनका इंतजार करना होगा कि ये नया रंग रूप क्या होगा, क्या रियायतें हो सकती हैं। लेकिन सवाल फिर ये भी खड़ा होता है कि हम कितने तैयार हैं। सचिन अहिर जी, लॉकडाउन 3 तक हम पहुंचे, लॉकडाउन 4 के लिए हम कितने तैयार हैं? क्योंकि जाहिर है अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ रियायतें तो देनी होगी जिससे आर्थिक मजबूती मिल सके देश में। अब ऐसे में लॉकडाउन 3 तक हम कहां पहुंचे, और क्या अब लॉकडाउन 4 के लिए हम तैयार दिखते हैं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग लॉकडाउन 4 के लिए वैसे तो हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि निखिल ये हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी केसेस जो है आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो हमने स्टार्ट में लॉकडाउन किया था तो 500 थी, अभी ये डिक्रीजिंग ग्राफ जो है वो नहीं आया है, अभी इंक्रीजिंग हमारा जो है ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए हमको तैयार होना चाहिए। जनता भी अभी समझ गई है, स्टार्टिंग में उनको मजाक लग रहा था कि भाई इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अब सरकारों ने 2-2 महीने लॉकडाउन किया है तो लोगों को भी ये समझ में आया है कि ये बहुत सीरियस मामला है। जैसे टोक्यो में, चाइना में, जापान में पहले से ही सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके लोग बाहर निकलते हैं, मास्क पहनते हैं और ये सारे चीजें करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे बीच बीच में ऐसी बीमारियां आती रहती है। भारत के लिए ये पहला अनुभव है चाइना के आशीर्वाद से, लेकिन अभी हमको इसमें जीना है। और ये है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर सरकारें अपना कारोबार भी, जैसे आपने कहा कि 40,000 जो छोटे यूनिट्स है, कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोग बिना पैसे के रह नहीं सकते, सबके जेब में पैसा तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 महीने काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा कोई देने वाला नहीं है। सचिन जी, इस बीच देख लेते हैं कि ट्वीट क्या किया गया है। आप ही की पार्टी की तरफ से ट्वीट हुआ, संजय झा ने ट्वीट किया है और उन्होंने लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश जारी करने में देरी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता संजय झा ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कल से लॉकडाउन 4.0 लागू होने वाला है और सिर्फ 8 घंटे ही बाकी है, ना कोई खबर ना कोई नियम। क्या हम 135 करोड़ लोगों से इसी तरह व्यवहार करते हैं? तो ये ट्वीट संजय झा की तरफ से। नलिन कोहली जी, इस पर आपका रिएक्शन आएंगे सचिन जी आपके पास। मेरा रिएक्शन ये है कि सचिन जी एक वरिष्ठ नेता है, आप उनकी शैली को सुनिए। हम सब जो बात कर रहे हैं ये इसको राजनीतिक रूप से थोड़ी ना, ये देश की एक चिंता है, हमारे नागरिकों की चिंता है, राज्यों में जो नागरिक रहते हैं उन राज्यों की सरकारों की एक चिंता होती है, उस क्षेत्र के लिए, देश के लिए केंद्र सरकार देखती है, सबसे मिलकर करना होता है। लेकिन इस बीच में एक ट्वीट डाल के संजय झा जी को लगा होगा कि मैं अपनी बात कह दूं, आने ही है गाइडलाइन। स्टेट से सुझाव आए गए थे, पिछली मीटिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री जी के हर मुख्यमंत्री के साथ,
वहां पर सुझाव मांगे गए थे, उसको कहा गया था कि 15 तारीख या 16 तारीख तक सारे सुझाव आने थे। उन सारे सुझावों को देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव आना है लॉकडाउन का नया गाइडलाइन 4 के लिए। तब क्या ये जल्दबाजी में करनी चाहिए? आने ही है तो आएंगे ही, लेकिन इस ट्वीट से ये दिखता है कि उनकी शायद ये मंशा रही होगी कि भाई मीडिया में मेरी कुछ एक ट्वीट चल जाए तो मैं एक विरोध कर देता हूँ, कह देता हूँ। लेकिन सरकारें अपनी, यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन 31 तक, उनकी सेट ऑफ गाइडलाइंस भी आएंगी राष्ट्रीय सेट ऑफ गाइडलाइंस के बाद। तो जिनको काम करना है वो काम करते, जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करते। तो क्या कांग्रेस राजनीति के लिए ये सब कर रही है? सचिन जी आएंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आज ही ये लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय हुआ है। उसमें जो डिटेल्स है, उसमें ग्रीन जोन में क्या रियायती दी जाएंगी, ऑरेंज जोन में क्या रियायती दी जाएंगी, रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में, इसका पूरा डिटेल, अभी पूरा ब्यौरा राज्य शासन उसमें डिटेल्स देंगी। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसका पालन सबने करना चाहिए, और जब तक अपन इसका पालन नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर अपन ये महामारी को अपन काबू में नहीं ला पाएंगे। सचिन जी, क्या ये सब कुछ राजनीति के लिए किया जा रहा है? राहुल गांधी उधर फुटपाथ पर जाकर मजदूरों से भी मुलाकात करते हैं, उसके बाद अब संजय झा का ये ट्वीट, राहत पैकेज को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। नहीं, देखिए, राजनीति कोई नहीं कर रहा है इस पे, इतने इनसेंसिटिव ज्यादा लोग नहीं हैं। राजनीति करने वाले करते हैं, लेकिन पैकेज की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हम जो इनकम लेते हैं, जो टैक्सेस से लेते, रिफॉर्म के लिए खर्चा करते, तो ये रिफॉर्म के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम हेलो जी, चलिए सचिन जी आएंगे आपके पास। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आएंगे आपके पास। अभिषेक, आपके पास कोई अपडेट अभी? देखिए, हमारे पास जो अपडेट है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राज्य सरकार ने लोकल ट्रेन चलाने के लिए, खासकर कॉमन मैन के लिए नहीं, एसेंशियल सर्विसेज में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोकल ट्रेनें शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री के पास गुजारिश की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की थी। उसके बाद MHA को लेटर भी लिखा गया है कि हो सके तो लोकल सर्विसेज शुरू की जाए, ताकि जो अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को इंतजार है कि क्या लोकल ट्रेनों को लेकर कोई सहूलियत मिलती है क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान कहा है कि कुछ और ज़्यादा चीज़ें महाराष्ट्र में शुरू करने की ज़रूरत है, खासकर ग्रीन जोन में उनके डिस्ट्रिक्ट को चारों तरफ से सीमाएं सील करके अंदर उनकी एक्टिविटी पूरी तरीके से चालू करने को लेकर के परमिशन मांगी थी। उसको भी देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार की MHA की गाइडलाइन में राज्य सरकार के उन मुद्दों को भी सहूलियतें मिली हैं क्या, ये प्राथमिकता से राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है क्या, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी। और इस बीच बता दें कि देश भर में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 90,927 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 4,987 मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 120 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं देश भर में अब तक 2872 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक 34,109 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, 34,109 मरीज ठीक हुए हैं। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़े हैं। दिन ब दिन जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 4,987 मरीज सामने आए हैं और ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। 120 लोगों की कोरोना से मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। तो 90,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा, और पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं।
सबसे खराब जो हालात हैं वो महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 30,700 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 10,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,300 के पार पहुंच चुका है। और पांचवें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के करीब जा पहुंची है। नलिन जी, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 90,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसीलिए हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो हालात थे लॉकडाउन 3 तक, क्या उन हालातों को हम कंट्रोल कर पाए हैं? हालांकि राहत यह है कि काफी तादाद में लोगों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। नहीं, इसका ना दो रूप से आपको देखना पड़ेगा। 90,000 फिगर है तो किस गति से हम यहाँ पहुंचे हैं। अन्य देशों को देखिए, यूएसए देखिए, इटली देखिए, यूके देखिए, फ्रांस देखिए, कई और देशों में किस गति से ये बात बढ़ी और वहां मृतकों की संख्या कितनी है। तो भारत में महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि 90,000 तक पहुंचे, यहाँ महत्वपूर्ण बात है एक तो डेथ रेट बहुत कम है, तो ये हमारे लिए बहुत शुभ बात है। हर जान प्यारी है, लेकिन कम से कम जो है। दूसरी बात आप नोट करिए कि जो वेंटिलेटर यूसेज था, शुरू में एक बड़ी भय हो गई थी यहाँ पर कि वेंटिलेटर की कमी पड़े। उस समय को 19,000 वेंटिलेटर थे देश में, 60,000 और ऑर्डर हो गए हैं। लेकिन वेंटिलेटर की आवश्यकता जो है 1% से कम, 1/3% का, मतलब 0.33% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। तो ये भी एक शुभ बात है। तीसरी बात है रिकवरी रेट बहुत हाई है। तो इसमें एक बात है, अब हम वैज्ञानिक तो है नहीं, लेकिन जो कई डॉक्टर्स हैं और कई लोग जानकार हैं, वो इसमें ये भी कहते हैं इस बीमारी में ओवरऑल रेट जो है, मतलब जवान लोगों के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनके लिए 0.1%, 0.2% है। तो मतलब 1,000 में 1, 2, 3, 4 लोग। लेकिन उम्र जब बढ़ती है, किसी के पास और कोई बीमारी है, तो अब इसका रिस्क रेट बढ़ता है। फैलता बहुत जल्दी है, लेकिन इसका रिस्क रेट उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी उम्र ज्यादा है या उनके पास और कोई बीमारी हो, जैसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति की कोई ट्रीटमेंट हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो, हार्ट के पेशेंट हो, ऐसी कई चीजें हैं। तो इन विषयों को, और मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो डॉक्टरों की बातें जो आपके प्रोग्रामों में सुन के उसी आधार पर ये बातें रख रहा हूं। और उसमें एक बात ये आती है कि एक बार बीमारी होती है तो एंटीबॉडी आ जाता है, तो जिससे एक प्रोटेक्शन भी आ जाता है, फिर ना आए। बीच में दक्षिण कोरिया में एक चिंता आई थी कि कुछ लोगों को हुआ था वापस दूसरी बार, फिर वो भी उसका गलत हो गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिनकी ऑलरेडी कोरोना आ गया था, उनके बॉडी में ऐसे वायरस के, मरे हुए वायरस के कुछ एलिमेंट थे, तब उनको लगा कि दूसरी बार तो नहीं है, पर दूसरी बार नहीं हुआ। तो ये कई चीजें, क्योंकि विश्व के लिए नई स्थिति है, लेकिन भारत में इसमें जहां संख्या भी बढ़ रही है, वहां रिकवरी रेट भी बढ़ा है, डबलिंग रेट स्लो हुआ है, और तीसरी बात डेथ रेट पे काबू है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसीलिए राज्य सरकार जो है अलग अलग जो कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र चाह रहा है कि लॉकडाउन कुछ दिन और चले, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो रेड जोन है उसमें कंटेन ज्यादा हो जाए। ग्रीन जोन जहां पर है, और देश में बहुत ग्रीन जोन है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य लगभग ग्रीन ही है, वहां पर कुछ ऑरेंज है, रेड नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र हो, और वहां मुंबई खास तौर से, महाराष्ट्र में भी तो ग्रीन जोन है, दिल्ली में भी पूरा ही रेड जोन है, जिसमें कंटेनमेंट जोन है। तो इसके लिए अलग अलग व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि ये रेट बढ़े नहीं। तो ये रेट धीरे धीरे से अगर बढ़ता है, अंतिम पॉइंट पे जाकर कुछ ना कुछ एक मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। यहाँ ट्रायल्स होने लग गए, वैक्सीन को लेके काम शुरू हो गया है। तो इसकी रणनीति जो है इवॉल्विंग रणनीति होगी। गाइडलाइंस इस बार के जो भी आएंगे, हम कह नहीं सकते क्या है, सरकार से आएंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि रियायतों में अब कुछ छूट भी सामने आएगी। सचिन जी आपके पास, जी नलिन जी, क्योंकि रियायतों के बाद अब कुछ छूट भी सामने आएगी, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो लोकल ट्रेन्स हैं लोगों के लिए उसमें कहीं ना कहीं छूट दी जाए। पिछले दिनों हमने देखा जब शराब की दुकान खोलने का फैसला हुआ तो एकदम से भीड़ सड़कों पर उतर आई। अब ये रियायतें क्या होंगी, क्या अभी उसका इंतजार करना चाहिए हमें, उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि हम कितने तैयार हैं और क्या ये आखिरी बार होगा? मुझे बोल रहे हैं आप? जी नहीं, देखिए, ये जैसे शराब की दुकानें एक दिन खोली थी, लेकिन जिस तरह खोलने से पहले भी कहा गया था
कि अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो वो बंद हो जाएगी, तो तुरंत ही बंद कर दी, क्योंकि लोगों को इम्पेशंस थे लोग काफी। तो लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए। अभी जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बम्बई में झुग्गी झोपड़ियों में, जैसे धारावी सबसे बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लगभग 500 एकड़ में 7 लाख लोग रहते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। बम्बई कैसी है कि एक बिल्डिंग आप करोड़पतियों की बहुत बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, उसके नीचे झुग्गी झोपड़ियां रहेगी। ठीक है, तो नलिन जी, आखिरी सवाल आपसे, कितनी देर में दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं? जल्द आएंगे। देखिए, ऐसा ये दिशा निर्देश, क्योंकि पिछली जो प्रधानमंत्री जी की जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई थी और उन जो सुझाव आए थे, इसमें कहीं ना कहीं कई चीजें जो है मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिए इसको, ताकि दोनों चीजें हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो, नियंत्रण भी हो, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो हो सकता है जो आने में कई लोग जो है, यानी इंतजार रहेगा, क्योंकि रियायतें तय करेंगी कि छूट कितनी होगी, सख्ती कहां रहेगी। और फिर ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि क्या लॉकडाउन 4 के लिए हम तैयार हैं, और क्या ये आखिरी बार होगा लॉकडाउन 4 कोरोना पर?